अजय प्रजापति है। मैं देवास जिले के कन्नौज तहसील से हूँ और आज मैं आपको पाचन तंत्र समझाने जा रहा हूँ कि पाचन होता क्या है, पाचन होता कैसे है और पाचन में हमारे शरीर के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। अंतिम रूप से पाचन में क्या क्या होता है और कौन कौन से इसमें अंग और ग्रंथियाँ भाग लेती है, ये आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को हम 5 चरणों में समझने का प्रयास करेंगे। पहला, पाचन तंत्र की परिभाषा। पाचन तंत्र की परिभाषा ये कहती है कि भोजन के रूप में उपस्थित समस्त जटिल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थ व अघुलनशील पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ व घुलनशील पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे पाचन कहते हैं। और यह प्रक्रिया पाचन कहलाती है। ठीक है। दूसरा जो स्टेप है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे कि पाचन के चरण, पाचन कितने चरणों में पूर्ण होता है। तीसरा पढ़ेंगे हम पाचन में अंग, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे क्रियाविधि। और 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे पाचन संबंधी रोग। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, सिंपल 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। तो पहला है परिभाषा। पाचन की परिभाषा है कि भोजन के रूप में उपस्थित समस्त जटिल कार्बनिक व अघुलनशील पदार्थों को सरल कार्बनिक व घुलनशील पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे पाचन कहते हैं। हम जो भी भोजन करते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है। हमारा शरीर उसको सीधे अब्जॉर्ब नहीं करता है, उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में जो चेंज करने की प्रक्रिया होती है उसे पाचन कहते हैं। सेकेंड स्टेप है पाचन के चरण। पाचन हमारा 5 चरणों में पूर्ण होता है, जिसके अंतर्गत हमारा पहला चरण है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण की परिभाषा यह है कि भोजन को ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। यानी कि हमने जो भी भोजन के रूप में जो भी लिया उसे ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो अंतर्ग्रहण कहलाती है। उसके बाद में दूसरा चरण है पाचन। अंतर्ग्रहण के बाद जो हमने खाया, जो भी ग्रहण किया, उसका पाचन होता है। इसके अंतर्गत भोजन के रूप में उपस्थित समस्त खाद्य पदार्थों को, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे पाचन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो हम जटिल रूप में खाद्य पदार्थ को ले रहे हैं उसका सरल पदार्थ में जो परिवर्तन होता है वो पाचन कहलाता है। थर्ड स्टेप है हमारी अवशोषण। इस पाचन के बाद हमारी छोटी आंत में इस पाचन के द्वारा अवशोषण होता है। वहाँ पे जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और उसके बाद में चौथी स्टेप है हमारी स्वांगीकरण। जो हमने पोषक पदार्थों को अब्जॉर्ब किया है अवशोषण की प्रक्रिया द्वारा, उसका फिर हमारे शरीर में कोशिकाओं के माध्यम से स्वांगीकरण के द्वारा ऊर्जा में स्थानांतरित होता है। जो हमने पोषक पदार्थों को अब्जॉर्ब किया है उसका स्वांगीकरण प्रक्रिया द्वारा कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा शरीर चलता है। और अंतिम पॉइंट है, अंतिम जो चरण है वो है मल त्याग। जो अवशिष्ट पदार्थ बचे हुए हैं उसको बड़ी आंत के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा पाचन के अंग। पाचन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो पाचन में हमारी आहार नाल, जिसमें मुख्य रूप से होता है, ये हमारी होती है आहार नाल। यहाँ तक इसमें मुख्य पहला जो अंग है वो है हमारा मुख, जहाँ से भोजन को ग्रहण किया जाता है। उसके बाद है मुख गुहा। ये जो भाग है मुख गुहा, जहाँ पर हमारे दांत, जीभ तथा लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। और उसके बाद में आती है हमारी ग्रसनी। तीसरा जो भाग है वो ग्रसनी होती है। ये वायु तथा भोजन का संयुक्त मार्ग है। इसी से वायु अंदर बाहर होती है और इसी से भोजन ग्रास नली में जाता है। ग्रसनी के बाद हमारा जो अगला चरण है वो है कि ग्रास नली। ये ग्रास नली ग्रसनी से लेकर आमाशय तक हमारे भोजन को ले जाने का कार्य करती है। और इसके बाद हमारा जो अगला है ऑर्गन वो है आमाशय। यहाँ पे आके हमारा भोजन रुक जाता है। उसके बाद में कुछ पाचक ग्रंथियाँ भी भाग लेती है, जैसे कि लार ग्रंथि और जठर ग्रंथि और हमारी यकृत, अग्नाशय, ये
भाग लेती है हमारे पाचन में। अब अंग के बाद हम पढ़ेंगे क्रियाविधि। क्रियाविधि में सर्वप्रथम भोजन को ग्रहण किया जाता है, जो कि मुख गुहा, ग्रसनी तथा ग्रास नली से होते हुए हमारे अमाशय में आ जाता है। अमाशय में आने के बाद भोजन में सबसे पहले अमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे 3 एंजाइम निकलते हैं। पहला है हमारा HCl, दूसरा है हमारा पेप्सिन तथा तीसरा है हमारा रेनिन। ये HCl जो है, जो इस भोजन को बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में जो भोजन आया है उसको छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में परिवर्तित करता है, और साथ ही अगर हमने भोजन के रूप में कोई वायरस बैक्टीरिया वगैरह ग्रहण कर लिए हैं तो ये HCl उसको खत्म कर देता है यहाँ पे अमाशय में। ठीक है। उसके बाद है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को चेंज करने का कार्य करता है। ये पेप्सिन प्रोटीन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। उसके बाद में हमारा रेनिन जो है वो दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा भोजन अमाशय के बाद 3-4 घंटे के बाद छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पूर्ण पाचन होता है। इसके बाद भोजन का पाचन नहीं होता, यहाँ पे पूरा पाचन कंप्लीट हो चुका होता है। वो कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जब भोजन छोटी आंत में आ जाता है तो सबसे पहले इस पित्त यानी कि हमारे लीवर से सबसे पहले छोटी आंत में पित्त रस भेजा जाता है, जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। इस पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसमें सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टारकोलेट पाए जाते हैं, जो वसा का इमल्सीकरण करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो पेनक्रियास है यानी कि हमारा अग्नाशय, सेकेंड स्टेप में अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस छोटी आंत में भेजा जाता है, जो जिसमें अग्नाशय में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन तथा एमाइलेज। ये लाइपेज जो हमारा होता है ये वसा का पाचन करता है। जो इमल्सीकृत वसा होता है हमारी छोटी आंत में, उसमें लाइपेज वसा का पाचन करता है। एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और हमारा जो इसमें परिवर्तन करता है। उसके बाद में हमारा ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ पे हमारा जो अग्नाशय रस है उसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों को पचाने का गुण मौजूद होता है। ये हमारा पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसके बाद में हमारी आंत्र से निकलने वाले कुछ एंजाइम्स होते हैं जो भोजन की पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, जिसमें से कुछ होते हैं जैसे एक लैक्टोज होता है, लेक्टेज होता है जो लेक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। एक हमारा सुक्रेज होता है, जो शक्कर हम खाते हैं वो सुक्रोज होती है, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और हमारे शरीर को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर सुक्रोज को अब्जॉर्ब नहीं करता है। तो सुक्रेज जो है वो ग्लूकोज को इसे सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद में ये भोजन यहाँ पे हमारी छोटी आंत में विलाई उपलब्ध होती है, जिनको इंग्लिश में विली भी बोलते हैं। वो विलाई इस भोजन में उपस्थित समस्त जो भी पोषक पदार्थ है, ग्लूकोज और हमारे एमिनो अम्ल, इनको अब्जॉर्ब करके शरीर में रक्त में छोड़ देती है, और रक्त के माध्यम से ये पदार्थ हमारी कोशिकाओं में चले जाते हैं, जहाँ पर स्वांगीकरण की प्रक्रिया द्वारा इनको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके बाद भोजन जो है वो बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत केवल जल को अवशोषित करती है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, और बड़ी आंत से होते हुए भोजन हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ये हुई हमारी पाचन की क्रियाविधि। इसके बाद अंतिम में है पाचन संबंधी रोग। देखिए, पाचन से वैसे तो कई रोग, विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। सारी समस्याएं पाचन ही है। अगर पाचन ठीक से नहीं हो रहा है तो मानव शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए इससे कुछ प्रमुख रोग इनमें जो मैं बता देता हूँ। पहला है हमारा कब्ज। कब्ज कैसे होता है? जब शरीर में पानी की मात्रा में कमी हो जाती है तब कब्ज की समस्या होती है।
कब्ज की समस्या कैसे होती है? हमारी बड़ी आंत अगर ठीक तरीके से जल का अवशोषण ना करे, पर्याप्त मात्रा में जल ना ले, तो कब्ज की समस्या हो जाती है, उससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। दूसरी है अल्सर। जब हमारी छोटी आंत या बड़ी आंत में अंदर घाव बन जाते हैं तो उसे अल्सर कहते हैं। इसे आंतों का कैंसर भी कहा जाता है और यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, यह इलाज से ठीक हो सकती है, लेकिन इलाज करवाना आवश्यक है। और इसके बाद है हमारा एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी होता है कि हमारा जो अमाशय है, अमाशय में अम्ल की जो मात्रा है, अगर वो जितना भोजन लिया गया उसको उसके पचाने की आवश्यकता अनुसार है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये भोजन को पचाने के आवश्यकता के अनुसार भी अगर और अधिक रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। यानी कि अम्ल का हमारी आवश्यकता से अधिक बढ़ना एसिडिटी कहलाता है। और एक और रोग है दस्त। दस्त जो है वो हमारी बड़ी आंत में ठीक प्रकार से जल का अवशोषण ना होने पर या किसी बैक्टीरिया वायरस के प्रभाव में आकर वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, जिससे दस्त की समस्या होती है। तो ये थे हमारे पाचन कंप्लीट। इसी तरह होता है पूरा पाचन। थैंक यू।